हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारी यूनिट IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई IPR या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो फिर उसी यूनिट को आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हमारा इसी यूनिट में टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि एक कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हो या हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट का काम करता है। क्योंकि अगर हम हमारी फीलिंग को, हमारे व्यूज़ को या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि बिना कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी रिलेशनशिप आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो इसमें देखिए रोल ऑफ कम्युनिकेशन में कि पहला क्या है कि जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें देखिए कि कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द बेसिस ऑफ एवरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा एक बेसिक या एलिमेंट का काम करेगा या फिर बेसिस मतलब कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी रिलेशनशिप का क्या होता है, एक तरह से आधार होता है, उसी पे सारे रिलेशनशिप टिके होते हैं, ठीक है। तो दूसरा है कम्युनिकेशन प्लेज ए पाइवटल रोल इन रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इवेंचुअली स्ट्रेंथन द बॉन्ड अमॉन्ग द इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो क्या काम करता है, एक तरह से रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करता है। कैसे करेगा? जैसे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था कि कोई भी सेंडर है वो अपने आइडियाज़ रिसीवर तक पहुंचा रहा है, ठीक, रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा था, फिर रिसीवर फीडबैक भी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही जो है सेंडर और रिसीवर वो दोनों एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर दो लोग एक जैसा पार्टिसिपेशन देंगे किसी भी चीज़ में, तो उनके अंदर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और वही अंडरस्टैंडिंग जो है उनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है कि लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उसकी वजह से उनके बॉन्ड या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। नेक्स्ट है कि ए रिलेशनशिप लूजेस इट्स चार्म इफ इंडिविजुअल डू नॉट एक्सप्रेस एंड रेसिप्रोकेट देयर फीलिंग थ्रू वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप है, कोई पर्सन अगर उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक, या अपनी एग्जैक्ट फीलिंग जो है क्या, उसके व्यू क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं, अगर वो शेयर नहीं करता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो वहाँ पे पैसिव फॉर्म में काम करेगा हमेशा किसी भी ग्रुप के अंदर, मतलब उसका पार्टिसिपेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो ग्रुप से बाहर जा सकता है। तो वो किसी ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं रहा या उसका रिलेशनशिप क्यों टूट गया, क्योंकि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया या अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली वो शेयर नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है दो लोगों के बीच में, ठीक है। अगर एक ही इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप बाद में ब्रेक हो सकता है। तो हमेशा नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर बराबर का कम्युनिकेशन है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, ठीक है, दो लोग आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगा और धीरे धीरे रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर टोन एंड पिच एज वेल, ठीक है। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमेशा हमारी पिच या टोन को हमेशा ध्यान में रख के बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हाई पिच में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सामने जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाए, ठीक है, या
हमारी पिच से ऐसा लगे भाई एंग्री है पर्सन, जो भी बात कर रहा है वो एंगरनेस शो कर रहा है, तो हमारी पिच की वजह से हमारी जो फीलिंग्स हैं वो शो होती हैं और सामने जो पर्सन है रिसीवर वो मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। तो हमेशा जब भी हम कम्युनिकेट करें किसी के साथ भी, तो हमेशा अपनी टोन को और पिच को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बात करते टाइम। नेक्स्ट है फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोई भी हमारा रिलेशनशिप है तो उसके अंदर जब भी हम बात कर रहे हैं, दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेट करते टाइम हमेशा हमको हमारे वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप के अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो हमेशा वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। नेक्स्ट है an individual must interact with the other person regularly for the relationship to grow and reach to the next level। ठीक है, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, मतलब टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन हमको हमेशा आगे तक मेंटेन रखना है। अगर हम हमारा कम्युनिकेशन बंद कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप वीक हो सकता है। तो कोई भी पर्सन है, कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर भले कितने ही मेंबर हों, तो आपस में उनके बीच में लगातार इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन बना होना चाहिए, जिससे उनका रिलेशनशिप आगे और बढ़े। नेक्स्ट है बी पोलाइट, हमेशा पोलाइटनेस के साथ ही लोगों से बात करनी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हमेशा क्या होता है कि जो अदर पर्सन है अगर वो अपना फीडबैक दे रहा है, ठीक है, एक तो उसके फीडबैक की हमेशा हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे वो वर्दी फील करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी वो बात कर रहा है तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको हमेशा समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू द ईमेल्स। ठीक है, अगर इंडिविजुअल जो है वो अदर मेथड्स भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म हो, ठीक है, चाहे ईमेल हो या मैसेजेस हो, तो किसी भी फॉर्म में हम कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वर्बल फॉर्म हो, रिटर्न फॉर्म हो, या बॉडी लैंग्वेज हो, या ईमेल्स के थ्रू हो, फ़ोन के थ्रू हो। ठीक है, तो हर तरह के जो भी मेथड है हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या क्या था, तो पहला क्या था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। हमेशा कम्युनिकेशन जो है वो IPR का क्या है, मेन बेसिस है। फिर नेक्स्ट था कि भाई अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो जाएगी और जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट ये कि कोई भी पर्सन अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हमेशा अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहिए। फिर इसके बाद में पिच और टोन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट था कि चॉइस ऑफ वर्ड हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने वर्ड्स पर कंट्रोल होना चाहिए और बेटर सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और रेगुलर इंटरेक्शन लोगों के बीच में बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या था कि हमेशा पोलाइटनेस के साथ ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों के जो खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्बल फॉर्म हो, रिटर्न फॉर्म हो, या हमारे अदर फॉर्म हो। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है हर तरह के फॉर्म्स को हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे ईमेल, फ़ोन, मैसेजेस, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, ठीक है, जेस्चर्स, रिटर्न फॉर्म में या वर्बली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें देखो कि कोई भी पर्सन जो है वो अलोन या अकेला नहीं रह सकता है, उसको हमेशा दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। तो उसके लिए उसको हमेशा कोई ना कोई टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ के लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन नहीं है या रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में असफल हो सकती है। तो अगर हम हमारे रिलेशनशिप को बेटर रखेंगे, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, IPR भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा
और लोग एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है, और वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमेशा अगर कोई भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी और वो ज़्यादा और अच्छी तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट है कि हमेशा जो ऐसे पर्सन हैं जो हमको कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी हमेशा हमको क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, जिससे और ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट है an individual needs to get along with fellow workers to complete assignment within the stipulated time frame, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक, उनको हमेशा अदर टीम मेंबर्स की हमेशा क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे कि जो उनका असाइनमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो टाइम पर पूरा हो सके। अब वो कैसे होगा, जब लोगों के बीच में बेटर रिलेशनशिप मेंटेन होंगे तब। तो इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है कि कोई भी पर्सन अलोन नहीं रह सकता, हमेशा उसको दूसरों की सहयोग की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ के रिलेशनशिप या लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन लेवल है वो डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर रिलेशनशिप अच्छा है, कोऑपरेशन जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी, बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट था कि ऐसे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या था कि ऐसे लोग जो हमारी केयर करते हैं, हमको सहयोग करते हैं, तो उनको हमेशा हमको क्या करना चाहिए, हमेशा उनके साथ भी हमको कोऑपरेशन दिखाना चाहिए। नेक्स्ट था कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम अचीव अकेले नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमेशा हमको पूरे टीम या ग्रुप की यहाँ पे आवश्यकता होती है। और ग्रुप कब बनता है, जब उनके बीच में बेटर रिलेशनशिप मेंटेन होगा, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो बैरियर्स में देखिए पहला है लैंग्वेज डिफरेंसेस। अगर कोई भी ग्रुप है, ठीक है, लोग हैं, कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, अगर वहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग है लोगों की, तो यहाँ पे क्या होगा कि कम्युनिकेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा और जिससे उनके बीच में रिलेशनशिप भी बेटर डेवलप नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल में जैसे हमारी कास्ट है, रिलीजन है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे आईपीआर को या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो ये सब भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे और सबकी पर्सनैलिटी क्या होती है, हमेशा अलग अलग ही होगी। सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, अलग पर्सनैलिटी है, अलग एटीट्यूड है, अलग एप्टीट्यूड स्किल्स हैं, तो हमेशा क्या होगा, उनके बीच में क्लैश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो उसमें जो भी टीम लीडर होगा या ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा वो हमेशा टीम को मैनेज रखेगा, ठीक है, किसी भी तरह की क्लैश को नहीं होने देगा और हमेशा कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट है जनरेशनल डिफरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जनरेशनल में डिफरेंसेस में क्या है कि अलग अलग जनरेशन्स के अंदर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं या टीनेजर हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बुजुर्ग है उनके साथ शेयर नहीं करते क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि भाई अपनी प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग शेयर नहीं हो रही है, मतलब कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप क्या हो रही है, धीरे धीरे वीक हो रही है। तो ये सारे बैरियर्स जो हैं किसी भी रिलेशनशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस और जनरेशनल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है ओवरकमिंग इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बैरियर्स को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला है यूज सिंपल वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज, ठीक है। हमेशा जब भी हम
अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, तो हमको हमेशा सिंपल लैंग्वेज या सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करने चाहिए। ऐसे वर्ड या लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो भी रिसीवर है या जो भी हमारे ग्रुप मेंबर है वो क्या कर सकें, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमेशा हमको सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। हमेशा क्या करना चाहिए हमें कि कोई भी अगर व्यक्ति हमको कोई बात कह रहा है, अपनी व्यू शेयर कर रहा है, तो हमेशा हमको ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम उस पर्सन का एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक्चुअल प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन हमको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट है कीप कंपोजर वाइल कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी भी ग्रुप में हम रहते हैं तो हमारा रिलेशनशिप कैसे बेटर हो सकता है कि जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप को काम एंड कंपोज ही रखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को शांत रखना चाहिए, अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, दूसरों की जो नेक्स्ट है फिर प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर है, ठीक है, अगर वो उसकी वर्क परफॉर्मेंस अगर लो है, किसी भी ग्रुप में बेटर पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमें एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में बताना चाहिए। उसको लो फील नहीं कराना चाहिए या ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि जैसे वो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं। ठीक है, हमेशा जो भी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो एज अ पॉजिटिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में हमको लोगों को बताना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जॉहरी विंडो। जॉहरी विंडो एक तरह से 1955 में दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। पहले हैं जोसेफ लुफ्ट एंड दूसरे हैं हैरी इंगम। ठीक है, अब इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिनको हम जॉहरी विंडो के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जॉहरी विंडो जो नाम है इनके नाम पे ही पड़ा है। पहला है जैसे जोसेफ, तो जोसेफ से लिया गया है जॉ, और हैरी इंगम से लिया गया है हैरी, तो इन दोनों के नाम से मिलकर बना है जौहरी। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है क्या, जौहरी विंडो। विंडो क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और एक जैसे खिड़की की तरह दिखाई देता है, तो इसका नाम इसलिए जौहरी विंडो दिया गया है। इसका डायग्राम अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। देखिए इसमें एक विंडो जैसी संरचना बन रही है। एक्चुअली इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको जॉहरी विंडो बोलते हैं। ये किन्होंने दिया था, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने। इन दोनों के नाम से ही इसका नाम पड़ा है जॉहरी विंडो। ठीक है, अब ये जो जॉहरी विंडो कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस पर बेस्ड होता है कि किसी भी पर्सन की सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं और उसके ग्रुप में उसका दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस पर ये जॉहरी विंडो क्या है, बेस करती है। ठीक है, तो इसमें मेनली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट है शेयर्ड, दूसरा है ब्लाइंड, तीसरा है हिडन और चौथा है अननोन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखो कि 4 क्वाड्रेंट्स में क्या है कि पहला है शेयर्ड या ओपन क्वाड्रेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, ओपन क्वाड्रेंट या फ्री क्वाड्रेंट या शेयर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पर्सन है अब उसके बारे में वो खुद भी जानता है और दूसरे लोग भी उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्लाइंड क्वाड्रेंट है तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पर्सन जो भी एक्टिविटी करता है उसको उसके बारे में खुद के बारे में नहीं पता होता, पर दूसरे लोग उसको पता कर सकते हैं। मतलब उसकी एक्टिविटीज़ का उसको खुद को नहीं पता होता। जैसे इसमें देखिए ऊपर लिख रहा है नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब खुद का जो बिहेवियर है उसको खुद के बारे में नॉलेज नहीं होती, जबकि दूसरे उसके बारे में जानते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट है हिडन, मतलब नॉट नोन टू अदर्स। हिडन मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को या एक्चुअल पर्सनैलिटी को दूसरों से हमेशा छुपाता है। ठीक है, और चौथा क्वाड्रेंट है अननोन क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे ना तो पर्सन को पता होता है और ना ही दूसरों को पता होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है
जौहरी विंडो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जौहरी विंडो जो है 1955 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर दिया था, पहले हैं जोसेफ लुफ्ट और दूसरे हैरी इंगम। जौहरी विंडो जो मॉडल है ये इनके नाम पर ही दिया गया है। जोसेफ से मतलब जॉ लिया गया है और हैरी इंगम का हैरी, ठीक है। तो इनके नाम से मिलकर बना है जौहरी विंडो। तो पहला इसमें क्वाड्रेंट है ओपन स्पेस या नोन टू यू, ठीक है, और नोन टू अदर्स। मतलब पहला जो क्वाड्रेंट था मतलब ओपन क्वाड्रेंट जिसको हम बोल रहे हैं, फ्री क्वाड्रेंट जो बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में उसको भी नॉलेज होती है और दूसरों को भी नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई एग्जांपल कि इसमें एक्चुअली फैक्चुअल नॉलेज जो है वो लोगों को पता होती है। जैसे कोई भी पर्सन है, उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है, उसका वर्क प्लेस कहाँ है, वो उसको खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ओपन स्पेस जो है वो हमेशा किस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। दूसरा है फिर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में देखो इसमें क्या हो रहा है कि अननोन टू योरसेल्फ, मतलब पर्सन जो है उसको खुद के बारे में नहीं पता होता जबकि दूसरे उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जैसे इसमें हमारी कई सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम अनजाने में करते हैं, हमको पता नहीं होता, ठीक है, पर दूसरे लोग जो हैं वो नोटिस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते करते स्टैमरिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं लगता है, या बात करते करते अगर हम हमारे हेयर्स को पुल कर रहे हैं, ठीक है, बाल खींच रहे हैं, या हम हमारी बार बार हमारे नोज़ को टच कर रहे हैं, तो ऐसी हैबिट्स जो हैं वो बात करते करते अगर हम कर रहे हैं तो हमको एक्चुअल में पता नहीं होता, वो अनजाने में हो जाती हैं, जबकि दूसरे नोटिस करते हैं और बार बार उनको ये चीज़ें पता होती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें वो किस क्वाड्रेंट में आती हैं, ब्लाइंड स्पॉट में। मतलब इसमें जो बिहेवियर है, एक्टिविटी है, उसके बारे में पर्सन को खुद को नहीं पता होता पर दूसरों को पता होता है। तीसरा क्वाड्रेंट है हिडन क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें इसका मतलब होता है नोन टू योरसेल्फ, मतलब हमको हमारे बारे में पता है पर दूसरों को नहीं पता होता। जैसे कि हमारी बहुत ही ज़्यादा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हम जानते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता होता है, या फैमिली मेम्बर्स को पता होता है, ना कि हर किसी को पता होता है। तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसा बिहेवियर जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, हिडन क्वाड्रेंट में। मतलब कि पर्सन अपनी एक्टिविटी या बिहेवियर के बारे में खुद जानता है पर दूसरे उसके एक्चुअल बिहेवियर के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नर्स है, ठीक है, अगर उसके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ कैंसर से हुई है, ठीक है, और वो किसी कैंसर वार्ड में अपॉइंटेड है, तो वो कैंसर पेशेंट्स की केयर कर रही है, तो वो पूरे सिंपैथी के साथ केयर करती है, अच्छी तरह केयर दे रही है, पर्सनली वो केयर देती है। तो वो क्योंकि कोई ना कोई उसके फैमिली में कैंसर से पीड़ित था, ठीक है। अब ये चीज़ वो नर्स जानती है पर अदर पेशेंट या अदर स्टाफ नहीं जानते। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगी, हिडन एरियाज के अंदर। या मान लो कोई ऑफिस में क्लर्क है, ठीक है, अब वो प्रोफेशनली क्लर्क है पर उसकी किसी कोई अलग स्किल्स होंगी उसके अंदर। जैसे मान लो कोई बहुत ही अच्छा गिटार वादक है, मतलब वो गिटार जानता है बजाना, तो वो चीज़ हो सकता है किसी को नहीं पता हो, ठीक है, हो सकता है सिर्फ क्लोज फ्रेंड को, किसी ऑफिस फ्रेंड को पता हो, ना कि सबको पता हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी स्किल है उसके बारे में सबको नहीं पता, पर किसको पता है, उसको खुद को पता है या किसी क्लोज फ्रेंड को पता है, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर आती है, हिडन एरियाज के अंदर। नेक्स्ट है फिर अननोन एरिया, मतलब अननोन टू योरसेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर जिसके बारे में हमको खुद को भी नहीं पता होता और दूसरों को भी नहीं पता होता। तो ऐसे बिहेवियर किसके अंदर आते हैं, अननोन एरियाज के अंदर, ठीक है। जैसे इसमें मान लो कि क्या हो रहा है कि कई बार कई लोग होते हैं जिनको बहुत सारी, जैसे बहुत सोशल गैदरिंग हो रखी है या बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनके सामने बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो बोल नहीं पाते।
तो उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों हुआ, और ना कि सामने जो लोग खड़े हैं उनको पता होता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है, बाद में उनको रियलाइज़ होता है उस पर्सन को कि शायद वो डर गया या उसको एंजाइटी हो गई, पर एट प्रेजेंट उस टाइम पे उसको ये पता नहीं होता कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन किसके अंदर आएंगी? अननोन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जॉहरी विंडो। इसके अंदर ये किसने दिया था? 1955 में जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने दिया था। इन दोनों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? जॉहरी विंडो पड़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये किसी भी पर्सन के सेल्फ अवेयरनेस, उसके रिलेशनशिप कैसा है किसी भी ग्रुप में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला है शेयर्ड, दूसरा है ब्लाइंड, तीसरा है हिडन और चौथा अननोन। तो शेयर क्वाड्रेंट को ओपन या फ्री क्वाड्रेंट भी हम कह सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी एक्टिविटी या ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो हमको हमारे बारे में पता है और दूसरों को भी हमारे बारे में पता होती है। ब्लाइंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं जो हमको खुद को नहीं पता होती पर दूसरों को पता होती है। तीसरा क्वाड्रेंट क्या है? हिडन क्वाड्रेंट, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को दूसरों से हाइड करके रखते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ हमको पता है और किसी भी क्लोज फ्रेंड को पता हो सकती है, ना कि सबको पता होती हैं। ठीक है, और चौथा क्वाड्रेंट क्या है? अननोन क्वाड्रेंट। तो उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है, कौन सी एक्टिविटी आती है कि जिनके बारे में ना तो हमको एग्जैक्टली पता होता है और ना ही दूसरों को पता होता है। तो ये था हमारी यूनिट आईपीआर। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आईपीआर क्या होता है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो आईपीआर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर क्या है, इसके अलावा जॉहरी विंडो कैसे हेल्प कर रही है आईपीआर में। ठीक है, और जॉहरी विंडो क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े हैं। थैंक यू।